तुम किस मजेदार चीज की बात कर रही हो? वीर ने चिंतित होकर लोमड़ी रानी से पूछा। यहां बहुत ठंड है, यहां पत्थर की दीवारें और बर्फीला पानी है। आपको क्या लगता है यहां मनोरंजन के कितने तरीके उपलब्ध हैं? बेशक आपको पता होना चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। फॉक्स क्वीन की आंखें जल उठीं और उसकी आवाज धीमी हो गई। उसने कामुकता से अपने लाल होंठों को चाटा, फिर एक हाथ अपने सफेद गाउन में डाला, दूसरा हाथ उसके स्तनों पर फिरने लगा। वीर की आंखें उसके हाथों का पीछा करने से खुद को रोक नहीं पाईं। उसने अपने दिल में बुदबुदाया, कामुक होना बुरा है, इसका कोई मतलब नहीं है। दिन के अंत में हम सिर्फ कंकाल हैं। हालांकि फॉक्स क्वीन बहुत आकर्षक लग रही थी, लेकिन वीर को शक था कि उसके इरादे उतने ही सरल थे जितना वह दिखावा कर रही थी। उसे कम से कम किंग क्लास की नोबल महिला तो होना ही था। भगवान ही जानता था कि वह क्या करने वाली थी। वीर को विश्वास नहीं था कि वह उसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए गले लगाने के लिए इतनी दूर तक खींच लाएगी। वह किंग क्लास की नोबल महिला थी, इसलिए वह कुछ भी योजना बना सकती थी। वह जनरल घोस्टबोन की पत्नी थी और वीर को यह भी नहीं पता था कि वह आदमी मर चुका है या जिंदा। अगर वह अभी भी जिंदा होता और उसने अपनी पत्नी को वीर के साथ धोखा करते हुए पकड़ लिया, तो वीर के लिए हालात बहुत खराब हो सकते थे। फॉक्स क्वीन ने वीर को आंख मारी। उसने अपना हाथ अपने स्तनों से हटा लिया, जिससे उसे वह काली हड्डी वाली चाबी दिखाई दी जिसे वह निकाल रही थी। उसने उसे अपने हाथ में दिखाया। चाबी सफेद जेड से बने हार से लटकन की तरह लटकी हुई थी। यह बहुत मजेदार होगा, मेरे पीछे आओ। फॉक्स क्वीन ने वीर को फिर से आंख मारी। महल की ओर चलते हुए उसने हार को अपने हाथों में पकड़ लिया। क्या चिढ़ाने वाली है? उसे वाकई लोगों को सताना पसंद है। वीर ने उसे दूर जाते हुए देखा और वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। फिर भी वह उसके पीछे पीछे चला गया। वह महल बहुत सुंदर था। वीर ने शुरू में सोचा था कि यह जेड से बना है, लेकिन जब उसने उस जगह को और करीब से देखा तो वह देख सकता था कि महल के दरवाजे और खंभे सभी बोन्स से बने थे। बोन्स जेड की तरह अर्धपारदर्शी थीं और जब उन पर प्रकाश पड़ता था तो वे खूबसूरती से चमकती थीं। हालांकि उसे नहीं पता था कि कौन सा प्राणी ऐसी हड्डियां छोड़ता है। बोन्स से बने महल में एक मुख्य हॉल था, जिसके दोनों ओर दो छोटे हॉल थे। यह जगह बड़ी नहीं थी और इसे ज्यादातर हड्डियों से सजाया गया था। यहां तक कि पूल भी हड्डियों से बना था, जेड जैसे पत्थर से नहीं, जैसा कि वीर ने अनुमान लगाया था। फॉक्स क्वीन को बांधने वाली जंजीरें बहुत पतली थीं। जब वह चलती थी तो जंजीरें पूल के तल से ऊपर उठ जाती थीं। जाहिर है वे उसकी हरकतों पर रोक नहीं लगा पाती थीं। फॉक्स क्वीन आराम से बाईं ओर के हॉल की ओर जा रही थी। वीर उसके पीछे गया और उसने देखा कि वहां कई खास खजाने थे। वहां हथियारों का ढेर, आर्मर, तरह तरह के गहने, जड़ी बूटियां और तरह तरह के खजाने थे। वीर की सांसें उस जगह को देखते ही अटक गईं और वह चाहता था कि ये सारी चीजें सिर्फ उसकी हों। वीर को उन खजानों पर इतनी लालच भरी नजरों से देखते हुए फॉक्स क्वीन मुस्कुराई। उसने सीधे उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम मेरे प्रेमी बनने के लिए राजी हो तो यह सब तुम्हारा हो सकता है। तुम जो चाहो ले सकते हो। यह कैसा लग रहा है? वीर ने खजानों को देखना बंद कर दिया और अपनी नजर उसकी ओर घुमाई। क्या तुम मुझे सिर्फ इसीलिए यहां लाई हो? फॉक्स क्वीन ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। बिल्कुल नहीं, इतनी बेकार चीजें रखने का क्या मतलब है? उसके बाद फॉक्स क्वीन एक दीवार के सामने चली गई, जिस पर एक बहुत बड़ा भित्तिचित्र बना हुआ था। उस पर अनगिनत शैतानी चेहरे बने हुए थे। वीर को यह तो नहीं पता था कि वे किस तरह के राक्षस थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे नरक के द्वार पूरी तरह से खुल गए हों। कई भूतियां ताकतें एक अंधेरे गड्ढे से बाहर निकलकर अनजान दुनिया पर कहर बरपाने की कोशिश कर रही थीं। चेहरों पर लालच और खून की प्यास के भाव थे। जब वीर ने कलाकृति को देखा तो ऐसा लगा कि राक्षस जीवित होकर लोगों को खाना शुरू करने वाले हैं। फॉक्स क्वीन भित्तिचित्र के बाईं ओर नरक के द्वार के सामने खड़ी थी। बंद द्वार एक विशाल कंकाल की तरह आकार का था और यह दुष्ट नरक की आग में घिरा हुआ था। फॉक्स क्वीन ने काले हड्डी वाली चाबी को कंकाल की दाहिनी आंख में डाल दिया।
उसने चाबी घुमाई और भित्ति चित्र से एक जोरदार खटपट की आवाज आई। नरक जैसा कंकालनुमा द्वार खुल गया। रंगा हुआ द्वार अब असली द्वार बन गया था, जो अब दीवार के दूसरी ओर अंधेरे में खुलता था। यह बिल्कुल काला था, एक ब्लैक होल की तरह। उस प्रकाशहीन गड्ढे से एक हल्की चीखने की आवाज आई और उसे सुनकर वीर को ठंड लग गई। मजेदार चीज वहां है, क्या तुम अंदर आने की हिम्मत करोगे? फॉक्स क्वीन अभी भी खुले दरवाजे के पास खड़ी थी, वीर की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। नहीं, वीर ने अपना सिर हिलाया। फॉक्स क्वीन को इस इनकार से कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगी। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें नरक की यात्रा पर ले जाऊंगी। उसके बाद लोमड़ी रानी नारकीय कंकाल द्वार की ओर बढ़ी। वीर मन ही मन सोच रहा था, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से वहां पैर नहीं रखूंगा। भगवान ही जानता है कि मेरे लिए किस तरह का जाल इंतजार कर रहा है। वीर अपने निर्णय में काफी दृढ़ था, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। वह भी नरक के कंकाल की ओर बढ़ रहा था। उसका अपने अंगों पर कोई नियंत्रण नहीं था, मानो वह डोरियों पर लटकी कठपुतली हो। वीर ने डरकर फॉक्स क्वीन की तरफ देखा। इस समय तक उसका आधा शरीर गेट के अंदर था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर वीर को एक और मुस्कान दी। उसने अपना हाथ उठाया और ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य डोरी ने वीर को अपनी ओर खींच लिया हो। वीर ने अपना डोंगक स्वान आभा मंडल बनाया और पर्पल आई बटरफ्लाई का इस्तेमाल किया। वह देख सकता था कि फॉक्स क्वीन किसी अदृश्य पदार्थ से बनी चेन को खींच रही थी। चेन वीर के चारों ओर लपेटी हुई थी, जिससे वह उसे आसानी से खींच सकती थी। वीर ने भौहें सिकोड़ी। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब उसके जाल में फंस गया। उसने कई तरह की शक्तियां आजमाने की कोशिश की, ताकि पता चल सके कि वह जंजीरों से बच सकता है या नहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने जो भी कोशिश की वह काम नहीं आई। उसने मुझे बांधने में कामयाबी हासिल कर ली और मुझे पता भी नहीं चला। यह फॉक्स क्वीन मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है। शायद वह वाकई डिफाइड बन गई है। वीर ने कुछ और शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन वे भी काम नहीं आई। इससे उसे बड़ा झटका लगा। वह खुद को बंधनों से मुक्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने उनसे लड़ना बंद करने का फैसला किया। उसने फॉक्स क्वीन को उसे नारकीय द्वार की ओर ले जाने की अनुमति दी। अगर वह अपनी प्रतिभा से मुझे मारना चाहती है तो मैं बच नहीं सकता। मैं किसी कुत्ते की तरह घसीटे जाने के बजाय शांति से वहां चलना पसंद करूंगा, वीर ने सोचा। और सच कहा जाए तो वह कंकाल के द्वार के बारे में बहुत उत्सुक था। बेशक अगर उसके पास विकल्प होता तो वह अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अंदर नहीं जाता। फॉक्स क्वीन मुस्कुराई। वह वीर के साथ गेट से बाहर चली गई। जब वीर अंदर गया तो उसने महसूस किया कि अचानक एक चूषण बल उसके शरीर को आगे की ओर खींच रहा है। उसके चारों ओर एक चमकदार रोशनी चमक उठी और वह 1 सेकंड के अंतराल में कहीं और चला गया। जब वीर की दृष्टि वापस लौटी तो उसने एक बहुत ही परेशान करने वाला दृश्य देखा। हर जगह सफेद हड्डियां बिखरी हुई थीं। एक जगह तो उन्हें एक छोटे से पहाड़ की तरह इकट्ठा कर दिया गया था। यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि वहां कितने लोगों की जान चली गई होगी। वहां की धरती मौत के सार से भरी हुई थी। आसमान खून की तरह लाल था और आसमान से गिरने वाली बारिश गहरे लाल रंग की थी। पहाड़ के बीच से एक नदी बह रही थी और उसका पानी लाल था। वह एक नई दुनिया में आ गया था और पूरी जगह खून से लथपथ थी। वीर हड्डियों के पहाड़ के ऊपर खड़ा था और वह देख सकता था कि पूरी चीज खोपड़ियों से बनी थी। पहाड़ की चोटी पर नरक जैसा कंकाल द्वार खड़ा था। फॉक्स क्वीन वीर के बगल में खड़ी थी। उसकी गर्दन और अंगों से अभी भी जंजीरें बंधी हुई थीं। जंजीरें गेट के अंदर तक उसका पीछा करती रहीं। यह कौन सी जगह है? वीर ने चारों ओर देखते हुए पूछा। यदि यह सब वास्तविक था तो यह कल्पना करना कठिन था कि जिस भूमि पर वे अब खड़े हैं उसे बनाने के लिए कितने प्राणियों को मारा गया होगा। फॉक्स क्वीन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। घोस्ट बोन किंग सेक्रेड की सेक्रेड ब्लड सेना का कप्तान था। उसने सेक्रेड ब्लड सेना का नेतृत्व करते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मार डाला और इस प्रक्रिया में उसने सेक्रेड के नाम पर
कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उनके हाथों कई जीव मारे गए। ये हड्डियां उन सभी जीवों और लोगों के एकत्रित अवशेष हैं जिन्हें घोस्ट बोन किंग ने मारा था। सारी हड्डियां यहां क्यों इकट्ठी की गईं? वीर ने पूछा। यह बात समझ में आती यदि घोस्ट बोन किंग ने शक्ति प्राप्त करने के लिए सैनोजेनिक हड्डियों का उपयोग किया होता, लेकिन सभी हड्डियों को एक ढेर में फेंकना और उन्हें वहीं छोड़ देना व्यर्थ था। फॉक्स क्वीन ने अपने बालों को सहलाया और मुस्कुराई। भूत बोन किंग बोन का था। यह व्हाइट बोन हेल है, बोन का मूल स्थान। उसने और अधिक बोन बनाने के लिए अपने सभी दुश्मनों को यहीं दफना दिया। चीजें उसकी योजना के अनुसार नहीं हुई, क्योंकि यहां कोई और बोन पैदा नहीं हुआ। लेकिन फॉक्स क्वीन की आवाज धीमी पड़ गई। लेकिन क्या? वीर ने पूछा। फॉक्स क्वीन ने वीर को देखा और पूछा, क्या आपने किसी जनरल के बारे में सुना है जो अपने कंपेट्रियट्स को नष्ट करके प्रसिद्ध हो गया हो? वीर ने सिर हिलाया। उसने इस बारे में तब सुना था जब वह एलायंस में था, और जीन यूनिवर्स में भी। फॉक्स क्वीन ने व्हाइट बोन के पहाड़ को मजाकिया नजर से देखा। बोन ऐसी ही होती है। बहुत समय पहले बोन बहुत ज्यादा थे, लेकिन बोन का विकास एक बहुत ही खूनी चीज है। घोस्ट बोन ने अपनी बाकी की जाति को मार डाला, और ऐसा करके वह सबसे बड़ा बोन किंग बन गया, जबकि उसकी ताकत ने उसकी जाति को शक्ति की नई ऊंचाइयों को हासिल करने की अनुमति दी। इसने उन्हें नष्ट भी कर दिया। जब सब कुछ कहा और किया गया तो वह अकेला बोन बचा था। वह अंततः बहुत अकेला हो गया और उसने और अधिक बोन बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ थे और वह असफल रहा। उसके कार्यों ने उसके दुश्मनों को किसी भी चीज से ज्यादा फायदा पहुंचाया। वीर को अभी भी वास्तव में समझ नहीं आया। फॉक्स क्वीन ने फिर कहा, गोस्ट बोन ने मुझे यहां बांध रखा था, इसलिए मुझे नहीं पता कि बाहरी दुनिया का क्या हुआ। अरबों साल बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं लौटा है। यहां की बोन्स और अधिक बोन पैदा करने में असमर्थ थीं। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ दूसरे प्राणियों के विकास में मदद की है। बोलते हुए फॉक्स क्वीन ने दूर एक जगह की ओर इशारा किया। वीर ने अपनी नजर पहाड़ों की एक श्रृंखला पर घुमाई जो कमल के फूलों की तरह खड़ी थी। उन व्हाइट बोन के पहाड़ों के बीच एक खून का तालाब है। तालाब एक ऐसे जीव का घर है जो ब्लड बोन एयर पीता है। वह सैनोजेनिक काफी छोटा है और यह किसी लंबे समय से भूले हुए विस्काउंट का वारिस है। यह उन अनाम सैनोजेनिक में से एक था जिसे जनरल घोस्ट बोन ने मार डाला और यहां सड़ने के लिए लाया। हालांकि यह गर्भवती थी। अविश्वसनीय रूप से बच्चा बच गया। व्हाइट बोन हेल में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन उस सैनोजेनिक का वारिस बच गया है। वास्तव में यह यहां पनपा था। इसने यहां की बोन पर दावत उड़ाई और मजबूत हुआ। जब उसने जीव के बारे में बात की तो फॉक्स क्वीन स्पष्ट रूप से भयभीत दिखी। उसने आह भरी, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह सैनोजेनिक मेरे दरवाजे पर ही है। यह बढ़ता ही जा रहा है और सबसे बढ़कर इसे मौत से प्यार है। अगर यह बढ़ता ही रहा तो एक दिन यह डीफाइड बन जाएगा और यह निश्चित रूप से व्हाइट बोन हेल से निकलने का कोई रास्ता खोज ही लेगा। जब यह ऐसा करेगा तो तुम और मैं सबसे पहले मारे जाएंगे। तुमने मुझे धोखे से इस जगह पर बुलाया ताकि मैं तुम्हारे लिए इसे मार सकूं। वीर को अब समझ में आया कि वह क्या चाहती थी। फॉक्स क्वीन ने वीर को एक चमकदार मुस्कान दी। अगर आपको चीजों को मारना पसंद नहीं है तो आप यहां मेरे साथ रह सकते हैं। हम तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि यह डीफाइड न बन जाए, और फिर यह हमें एक साथ मार सकता है। वीर ने कुछ देर तक उसे घूरते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या तुम डीफाइड नहीं हो? तुम जाकर उसे क्यों नहीं मार देती? तुम्हारी शक्ति के स्तर के हिसाब से ऐसा काम आसान होना चाहिए। फॉक्स क्वीन ने अपनी आंखें घुमाई और अपनी कलाइयों को बांधने वाली जंजीरों को हिलाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। घोस्ट बोन ने मुझे उसके लिए व्हाइट बोन हिल पर नजर रखने के लिए यहां फंसाया था, लेकिन उसे हमेशा चिंता रहती थी कि मैं उसका काम बर्बाद कर दूंगी। इसीलिए उसने मेरी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया जो व्हाइट बोन हेल में प्रवेश करने पर सक्रिय हो जाती हैं। मैं अपनी वर्तमान स्थिति में यहां इनमें से एक बोन भी नहीं तोड़ सकती। ये कहने के बाद फॉक्स क्वीन ने जमीन से एक खोपड़ी उठाई
उसने खोपड़ी को कुचलने के लिए अपनी बाहें मोड़ी और उसे बांधने वाली जंजीरों ने एक घना काला कोहरा छोड़ा। कोहरे की धाराएं उसके काले हाथों की तरह चिपक गईं और उसे हवा में उठा लिया। फॉक्स क्वीन की गर्दन टूटने को तैयार लग रही थी। उसका शरीर झुक गया और थोड़ी देर बाद काला कोहरा गायब हो गया। वह जमीन पर गिर गई और खांसने लगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूं, फॉक्स क्वीन ने कराहते हुए कहा। धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई। आप और मैं यहां फंस गए हैं। अगर वह सेनोजेनिक देवता बन जाता है और व्हाइट बोन हेल से निकलने में कामयाब हो जाता है तो हम बच नहीं पाएंगे। इसे मारकर आप न केवल मुझे बचाएंगे बल्कि खुद को भी बचाएंगे। वीर एक पल के लिए चुप हो गया। सेनोजेनिक की वर्तमान ताकत क्या है? फॉक्स क्वीन काफी गंभीर दिख रही थी और उसने उससे कहा, मैंने इतने सालों तक मदद की तलाश की है, लेकिन बहुत से जीव कभी यहां नहीं आ पाए। जब यह सिर्फ एक बच्चा था तो कोई भी बैरन इसे मार सकता था, लेकिन अब यह किंग क्लास में पहुंच गया है। एक किंग क्लास का सेनोजेनिक। क्या आपको लगता है कि मैं, जो अभी अभी ड्यूक बना हूं, ऐसे मॉन्स्टर को मार सकता है? वीर ने पूछा। तुम्हें यह करना ही होगा जब तक कि तुम सच में मेरे साथ मरना नहीं चाहते। फॉक्स क्वीन ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन चिंता मत करो, मेरे लिए तुम्हारे जैसा प्यारा लड़का पाना आसान नहीं था। मेरा तुम्हें मरवाने का कोई इरादा नहीं है, और इसके अलावा मेरे पास तुम्हारी मदद करने का एक तरीका है। वीर ने बिना कुछ बोले फॉक्स क्वीन की तरफ देखा। सच कहा जाए तो उसे वास्तव में उसकी बताई हर बात पर यकीन नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि खूबसूरत महिलाएं अक्सर झूठ बोलती हैं। वह कितनी सुंदर थी, यह देखते हुए लगता था कि वह वाकई बहुत बड़ी झूठ बोलने वाली होगी। फॉक्स क्वीन को वीर के विचारों का पता लग गया था और उसने उसे एक त्वरित मुस्कान दी। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम थोड़ी देर यहां क्यों नहीं रुकते? जब तुम सेनोजेनिक देखोगे तो तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। वीर ने कुछ नहीं कहा और वह भी नहीं बोली। वे दोनों चुपचाप छोटी पर बैठे रहे। उसने अपने घुटनों को अपनी छाती में दबा लिया था और अपनी बाहें उनके चारों ओर लपेट ली थीं, जिससे उसके नंगे पैर उसके कपड़ों के किनारों से परे दिखाई दे रहे थे। बारिश की एक बूंद उसके बालों पर गिर रही थी। उसकी साफ आंखें चमकदार रूप से आकर्षक थीं। अगर लोग उसे नहीं जानते तो वे मानेंगे कि वह एक नाजुक और भावुक महिला थी। ये आकार बदलने वाली लोमड़ियां वाकई कमाल की हैं। वे बहुत सेक्सी और मासूम दोनों दिखती हैं। वीर उसकी शक्तियों की उपयोगिता से चकित था। जिस तरह से वह बदल सकती थी, उसकी उम्र का अंदाजा लगाना भी असंभव था। व्हाइट बोन वाले नर्क में दिन या रात का कोई चक्र नहीं था। खून से भरा आसमान हल्की बारिश के साथ जमीन को धोता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद यह भारी बारिश में बदल गया। फॉक्स क्वीन छोटी के ऊपर बैठी थी और बारिश को अपने ऊपर गिरने दे रही थी, लेकिन बारिश की एक भी बूंद उसे छू नहीं पा रही थी। उसका शरीर पवित्रता की आभा से चमक रहा था। वह खून से लथपथ बोन्स के बीच एक देवी की तरह थी। यह एक अजीबोगरीब खूबसूरत नजारा था। वीर के शरीर ने ऐसा स्किल दिखाया कि बारिश उसकी त्वचा से 1 इंच से भी कम नजदीक नहीं आ सकी। वह फॉक्स क्वीन के बगल में बैठा था और लाल रंग में रंगे परिदृश्य को देख रहा था। यह सब जितना अजीब था, वीर ने खुद को इस दृश्य से काफी प्रभावित पाया। खून रिसकर बोन्स के बीच से बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नरक के अंदर बोन का पहाड़ हो। यह दृश्य भयावह था, लेकिन अजीब तरह से साफ भी था। मुझे अभी भी आपका नाम नहीं पता, फॉक्स क्वीन ने धीरे से कहा और अपना सिर उठाकर वीर की ओर देखा। वर्णन? वीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। वह वास्तव में फॉक्स क्वीन जैसे अजीब चरित्र से अच्छी तरह परिचित नहीं होना चाहता था। जाहिर है उसका एक लंबा और जटिल इतिहास था, और ऐसा लग रहा था कि आगे की संगति केवल परेशानी का कारण बनेगी। अगर वह सचमुच उस जगह से बाहर निकल गई तो वीर को उम्मीद थी कि वह उसका पीछा नहीं करना चाहेगी। वर्णन? कितना भयानक नाम है, फॉक्स क्वीन ने ठहाका लगाया। उस नाम का मतलब है 3 लकड़ी, लेकिन एक लकड़ी ही काफी है। निश्चित रूप से आपके पास 3 हैं। अरे अरे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप इतने उबाऊ व्यक्ति हैं। वीर हंसा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके अनुभव में कोई भी शेप शिफ्टिंग फॉक्स इनोसेंट नहीं होती।
कई अमीर पुरुषों ने उसकी तरह की महिलाओं से शादी की, लेकिन अंत में कुछ कीमती चीज खो दी, बिल्कुल नष्ट लोगों की तरह। अगर शेप शिफ्टिंग फॉक्स न होती तो वे डिस्ट्रॉयड बाइबल, जो उनका सबसे कीमती खजाना था, नहीं खोते। और जिन 2 महिलाओं ने यह अपराध किया, वे तो बस छोटी फॉक्स थीं। यह एक ग्रैंड मास्टर फॉक्स की तरह था। अगर वीर ने उसे नाराज कर दिया तो उसे सिर्फ अपने अंडरवियर से ज्यादा कुछ खोना पड़ेगा। उसके व्यवहार के आधार पर फॉक्स क्वीन को लगा कि वीर एक बहुत ही बोरिंग आदमी है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना चेहरा ऊपर उठाया, जिससे लाल बारिश उसके ऊपर गिरने लगी। दृश्य सुंदर और कलात्मक ढंग से व्यवस्थित था, जिसकी वीर ने प्रशंसा की। फॉक्स क्वीन अपनी शैली को सहजता से बदलती रहती थी। कोई भी आदमी उसके जैसे व्यक्ति में कुछ आकर्षक पा सकता था। उसकी डरावनी शक्ल उसे तानिया ग्रोवर की याद दिलाती थी। जब वीर विचारों में खोया हुआ था तो फॉक्स क्वीन ने अचानक कमल जैसी दिखने वाली पर्वत श्रृंखला की ओर इशारा किया और कहा, यह आ रहा है। वीर ने उस दिशा में देखा जिस ओर वह इशारा कर रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। कमल पर्वत के पार खून की एक नदी दिखाई दी, जो झरने की तरह बह रही थी। वीर ने कुछ नहीं देखा, और जैसे ही वह उस पर विश्वास करने में हिचकिचा रहा था, उसने एक चीख सुनी। खून के झरने से कुछ नीचे आ रहा था, आसानी से बह रहा था, जैसे कि वह खून के ऊपर चल रहा हो, न कि उसमें तैरकर। वह प्राणी अब पहाड़ों से बाहर आ चुका था और वह नदी के साथ नीचे की ओर जा रहा था। वह बहुत दूर था और खून की बारिश ने वीर की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया था। वह एक शरीर देख सकता था, लेकिन वह धुंधला था। उसने उस चीज को बेहतर ढंग से देखने के लिए अपनी बैंगनी आंख वाली तितली को बुलाने का फैसला किया। यह एक रेड किरण था। इसके शल्क रक्त में डूबे क्रिस्टल जैसे थे और इसके सिर से मूंगा जैसे किरण सींगों की एक जोड़ी निकली हुई थी। यह जीव वयस्क बैल जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन चलते समय उसमें से हिंसा का भाव निकलता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खून के बादलों पर चल रहा हो। बीस्ट उत्साहित लग रहा था। हालांकि इससे कोई शक्ति नहीं निकलती थी, लेकिन वीर को यह स्पष्ट रूप से महसूस हो गया था कि यह कितना शक्तिशाली था। यह अन्य प्राणियों से अलग था और इसकी जीवन शक्ति के अलावा यह मृत्यु की आभा भी छोड़ता था। यह क्या है? वीर ने जिज्ञासा से पूछा। फॉक्स क्वीन ने अपना सिर हिलाया। घोस्ट बोन ने सेक्रेड ब्लड आर्मी का नेतृत्व किया और उन्होंने अरबों जीवों को मार डाला। यह किसी एवरेज विस्काउंट का बेटा था। कौन जानता है कि यह क्या था? अगर यह सिर्फ एक छोटा रेस का सदस्य था और इसका माता पिता एक विस्काउंट था, तो यह किंग कैसे बन सकता था? और अगर इसे यहां बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया था, तो यह एक दिन एक डिफाइड कैसे बन सकता है? वीर को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। फॉक्स क्वीन ने इसे समझाने की जहमत नहीं उठाई। यह बात तुम बाद में समझ जाओगे। फॉक्स क्वीन ने और कुछ नहीं कहा, इसलिए वीर उस क्रीचर को देखने के लिए पीछे मुड़ा। ब्लड किरण अभी भी नदी के किनारे तैर रहा था। क्रीचर डरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह नारकीय द्वार के करीब नहीं जाना चाहता था या वीर के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। खून के बादल छंट गए और आसमान साफ दिखाई देने लगा। वीर ने पहले कभी ऐसा आसमान नहीं देखा था। न चांद था, न तारे। जहां तक नजर जाती थी, सिर्फ अंधेरा था। अचानक ब्लड किरण सफेद हड्डी की चोटी पर आकर खड़ा हो गया। वह एक ऐसी आवाज में चीखा जो गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। उसने कुछ देर तक ऐसा ही किया। वीर ने कुछ अजीब बात देखी। ब्लड किरण लाल रंग में चमक रहा था। उसका लाल शरीर उस जगह को चीरता हुआ लग रहा था जहां से वह गुजरता था। वह बहुत ही जानलेवा लग रहा था। कमजोर इच्छा शक्ति वाला कोई भी क्रीचर अगर उसे देख ले तो उसकी पैंट में पेशाब हो जाएगा। जब ब्लड किरण ने अपनी रक्त शक्ति जारी की तो उसका रूप खूनी भंवर में बदल गया। सफेद हड्डी नरक की हड्डियां और नदियां गड़गड़ाने लगी। हड्डियों की हवा ऊपर उठी और खून की नदी ने खून की रोशनी छोड़ी। यह खून के भंवर की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ उस ब्लड किरण की वजह से चलता था। वह इस दुनिया से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था, जैसे कोई देवता बलिदान मांग रहा हो।
जब अस्थि पर्वत और रक्त नदी की शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करती है तो ब्लड किरण का शरीर अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यह ब्लू क्रिस्टल की मूर्ति की तरह है और यह जानलेवा लग रहा था। वीर ने ब्लड किरण को देखा और उसकी आंखें ऐसे चमक उठीं मानो वह केक का एक विशाल स्वादिष्ट टुकड़ा देख रहा हो। अब उसे अंततः समझ में आया कि कैसे एक साधारण विस्काउंट का बच्चा बोन्स के बीच जन्म लेकर किंग क्लास में पहुंच गया। क्रीचर ने मांस और हड्डियों में मौजूद शक्ति को अवशोषित करना सीख लिया था। भगवान ही जानता था कि इस नारकीय जगह में इतने सालों में कितने शव फेंके गए थे। क्रीचर भोजन के पहाड़ों से घिरा हुआ था। बोन क्रीचर के विकास को बढ़ावा दे सकती थी, खासकर इसलिए क्योंकि कुछ बोन में बहुत ज्यादा शक्ति थी। ऐसे अनोखे वातावरण में क्रीचर में नवजात शिशु के रूप में हायर रेसेस के अधिकांश इलीट्स की तुलना में अधिक क्षमता थी। वहां बहुत सारे संसाधन थे और क्रीचर को उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी। डिफाइंड बनना केवल समय की बात थी। हालांकि वीर का ध्यान उस क्रीचर के शरीर पर नहीं था। ब्लूफ किरण एक दुर्लभ क्रीचर था जिसका सार रक्त द्वारा परिभाषित किया गया था। यह वही शक्ति थी जो वीर के ब्लड पल्स सूत्र के अंतर्गत आती थी। यदि वह ब्लड किरण के सैनोजेनिक जीन को अवशोषित कर ले या उसका मांस खा ले तो उसके ब्लड पल्स सूत्र का उत्थान नाटकीय रूप से तेज हो जाएगा। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि बी कोड किरण का सेवन करने से उसे चीजों की बड़ी योजना में बहुत कम लाभ होगा। हालांकि अगर वह ब्लड किरण को वश में करने में सक्षम था तो वह उसकी हड्डी और रक्त शक्तियों का अध्ययन कर सकता था और उसी तरह से अपने ब्लड पल्स सूत्र का अभ्यास कर सकता था। व्हाइट बोन हेल की एकत्रित शक्ति को अवशोषित करना किंग क्लास सेनोजेनिक को मारने और खाने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन किंग क्लास सेनोजेनिक को वश में करना बहुत मुश्किल था और ब्लड किरण स्पष्ट रूप से काफी खास था। व्हाइट बोन हेल में पले बढ़े होने के कारण यह क्रूर और निर्दयी हो गया था। यह औसत किंग क्लास एलीट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वीर शायद इसे हरा भी न पाए। इसे वश में करना पूरी तरह से एक अलग मामला था। इसके अलावा यह एक जानलेवा शैतान की तरह लग रहा था। इसकी आंखें क्रूर और क्रूर थीं और वीर को आश्चर्य हुआ कि क्या कोई शक्ति इसे आज्ञाकारी बना सकती है। भले ही उसे पता हो कि उसे हराया जाने वाला है, लेकिन वह किसी और के शासन के अधीन होने के बजाय युद्ध में मरना पसंद करेगा। वीर ने ब्लड किरण को चुपचाप देखा। उसकी भौहें सोच में डूबी हुई थीं। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि वह मांस और रक्त को सोख नहीं लेता। फिर कमल के शिखर पर वापस आ गया जहां से रक्त की नदी निकलती थी। अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। बीस्ट की क्रूरता और जानलेवा स्वभाव मुझे डराता है। भले ही वह अभी भी मेरे जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन अगर यह कभी डिफाइंड बन जाता है तो यह व्हाइट बोन हेल को छोड़ देगा और अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मार डालेगा। इसमें तुम और मैं भी शामिल हैं, फॉक्स क्वीन ने कहा। वीर को अब फॉक्स क्वीन के दावों पर संदेह नहीं रहा। ब्लड किरण एक साधारण सैनोजेनिक से कहीं ज्यादा क्रूर लग रहा था। भले ही वह बुद्धिमान था, फिर भी वह मारना चाहता था। वह बीस्ट ऐसा ही था। मैं तो बस एक ड्यूक हूं। मैं इसे कैसे हरा सकता हूं और तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? वीर ने फॉक्स क्वीन की ओर मुड़ते हुए पूछा। हालांकि वीर के पास इस बारे में कुछ विचार थे कि वह उस क्रीचर को कैसे मार सकता है, फिर भी उसे उम्मीद थी कि वह अपनी परेशानी के बदले फॉक्स क्वीन से कुछ हासिल कर लेगा। अगर फॉक्स क्वीन ने वीर से उसके लिए ब्लड किरण को मारने के लिए कहा होता तो उसने कुछ बहुत ही शानदार रिश्वत तैयार की होती। अन्यथा कोई भी तर्कसंगत सोच वाला ड्यूक कभी भी किंग क्लास के सैनोजेनिक के खिलाफ जाने के बारे में नहीं सोच सकता था। वीर ने कभी भी मुफ्त उपहारों की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया। जवाब देने के बजाय फॉक्स क्वीन नारकीय कंकाल द्वार पर वापस चली गई। चलो अभी गुफाओं में वापस चलते हैं। तुम सिर्फ एक ड्यूक हो, इसलिए तुम अभी इसे मारने के लिए तैयार नहीं हो। मैंने इस तरह के अवसर के लिए कई सालों तक इंतजार किया है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति फिर कभी मेरे पास से गुजरेगा या नहीं, इसलिए चिंता मत करो।
मुझे तुम्हारे मरने की संभावना पसंद नहीं है। तुम मेरे लिए आखिरी मौका हो सकते हो। वीर फॉक्स क्वीन के पीछे पीछे महल में वापस आ गया। वह खजाने के टीले तक गई, कुछ चीजें इकट्ठी की और फिर उन्हें वीर को दे दिया। वीर ने कपड़ों के टुकड़े पकड़े और उनकी जांच की। उसने उसे एक सफेद रेशमी लबादा, काले चमड़े के जूते और ट्रांसपेरेंट ग्लव्स फेंके थे। इन्हें पहनो, ये किंग क्लास आइटम है। हालांकि तुम इनकी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर पाओगे, लेकिन ये कुछ काम के जरूर होंगे, फॉक्स क्वीन ने उदासीनता से कहा। वीर को शालीनता या विनम्रता की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी से जल्दी लबादा पहन लिया। उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने और पैरों में जूते पहने। जब उसने लबादा पहना तो उसे लगा कि एक शक्ति का चैनल उसके पूरे शरीर को सहारा दे रहा है। वह खुद पर जोर नहीं डाल रहा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उड़ान भर सकता है। चमड़े के जूते उसे पंख की तरह हल्का महसूस करवा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों के नीचे हवा चल रही हो, और ऐसा लग रहा था जैसे एक ही कदम उसे 90,000 मील दूर ले जा सकता है। ट्रांसपेरेंट ग्लव्स उसके हाथों में पहनने के बाद अदृश्य हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी त्वचा में समा गए हों और उसके हाथों में एक अजीब सी शक्ति का संचार हो रहा था। हालांकि वीर यह नहीं समझ पाया कि वह शक्ति क्या थी या वह क्या करती थी। वीर को अभी अभी 3 किंग क्लास आइटम मिले थे, इसलिए वह उससे काफी खुश था, लेकिन उसने अपना चेहरा सख्त और ठंडा रखा। उसने फॉक्स क्वीन की तरफ देखा और कहा, फॉक्स क्वीन, आपको लगता है कि कुछ किंग क्लास आइटम ड्यूक और उस मॉन्स्टर जैसे किंग क्लास सैनोजेनिक के बीच खेल के मैदान को समतल कर सकते हैं? फॉक्स क्वीन मुस्कुराई। उसने वीर के गाल को दबाया और कहा, चिंता मत करो मेरे प्यारे, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मेरे पीछे आओ। फॉक्स क्वीन छोटे महल से बाहर निकली और बड़े महल में चली गई। हालांकि फॉक्स क्वीन यहीं नहीं रुकी, वह दूसरे महल के पास से गुजरते हुए आगे बढ़ती रही। वीर बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चला गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अभी ब्लड किरण को मार सकता है या नहीं, उसे बस लूट का माल चाहिए था। फॉक्स क्वीन की संपत्ति को देखते हुए उसका सारा सामान टॉप टियर का होगा। चलते चलते वीर को पहले से ही उन खजानों की कल्पना हो रही थी जो शायद फॉक्स क्वीन उसे देने वाली थी, लेकिन जब वह अगले साइड हॉल में दाखिल हुआ तो अंदर कोई खजाना नहीं था। पत्थर की दीवारों पर लगी खोपड़ियों की कतारों को छोड़कर जगह खाली थी। करीब से निरीक्षण करने पर उसे एहसास हुआ कि खोपड़ियां वास्तव में मुखौटे थे। उनमें से 100 से ज्यादा रहे होंगे और उनमें से हर एक अनोखा था। उनमें से कुछ बहुत डरावने थे और उनमें से कुछ वास्तव में मुस्कुरा रहे थे। कुछ बहुत ही बुरे लग रहे थे, जबकि अन्य वास्तव में काफी अच्छे लग रहे थे। विभिन्न भावों को एक साथ देखना एक डरावना दृश्य था। फॉक्स क्वीन उन खौफनाक मुखौटों को देख रही थी और उसका चेहरा काला और टेढ़ा लग रहा था। जब उसने वीर की ओर देखा तो वह फिर से आकर्षक लग रही थी। उसने उसे फिर से अपनी मुस्कान दी। ये मुखौटे घोस्ट बोन के हैं और इन्हें खुद उस आदमी ने बनाया है। यहां हर मुखौटा हाफ डिफाइड क्रीचर की खोपड़ी से तैयार किया गया था। उनके सभी परिष्करण के बाद वे इस तरह दिखते थे। थोड़ी देर रुकने के बाद फॉक्स क्वीन ने कहा, इन घोस्ट बोन मास्क की संख्या हजारों में थी और घोस्ट बोन ने घोस्ट बोन तकनीक का अभ्यास करने के लिए इनका इस्तेमाल किया। जैसे जैसे उसने अभ्यास किया, मास्क नष्ट होते गए। इस समय उनमें से केवल 100 ही बचे हैं। इन घोस्ट बोन मास्क में घोस्ट बोन की शक्ति होती है। अगर आप उन्हें ओवरराइड कर सकते हैं तो जब आप खुद मास्क पहनेंगे तो आपको घोस्ट बोन की शक्तियां मिल सकती हैं। वे आपको हाफ डिफाइड की शक्ति प्राप्त करने की अनुमति देंगे। इनके साथ उस सैनोजेनिक को मारना मुश्किल नहीं होना चाहिए।